हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी पीडीएफ फॉर्म में, तो उसमें हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या है? संघीय व्यवस्था, या हम कह सकते हैं फेडरल सिस्टम। तो आज हमारे इस टॉपिक की पहली क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चैनल है इस पर हमारी 3 क्लासेस चल रही हैं। एक क्लास तो हमारी साइंस में केमिस्ट्री की चल रही है पीडीएफ फॉर्म में, दूसरी हमारी चल रही है किस चीज़ की? पॉलिटी की, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, और एक पॉलिटी की हमारी बोर्ड पर चल रही है। तो जो हमारी पीडीएफ फॉर्म में चल रही है पॉलिटी की, वो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल में चल रही है। जिनको डिटेल में पढ़ना है तो वो ये जो क्लास है इसको ले सकते हैं। और दूसरी जो अभी जो बोर्ड वाली चल रही है, तो उस पर मैं क्या करती हूँ, उस पर मैं जैसे किसी को क्विक रिवीजन करना है ना, क्विक रिवीजन है, या फिर कोई भी छोटा एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम नहीं, मतलब स्टेट लेवल का नहीं, जो छोटा एग्ज़ाम है स्टेट लेवल मतलब पीसीएस वगैरह का नहीं, जो है उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप क्विक रिवीजन के लिए, जिनको क्विक रिवीजन करना है, एक बार रिवाइज करनी है चीज़ें, उनके लिए वो वाली क्लासेस कराई जा रही हैं। ठीक है, तो मैं कैसा करूँगी, उसकी भी प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूँगी, तो आप लोग जो चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। अब क्लासेस जो हैं आपकी बोर्ड वाली तो आपकी डेली हो रही है, लेकिन ये वाली जो पीडीएफ वाली क्लास है तो कभी साइंस की हो जाती है, कभी पॉलिटी की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से क्लासेस थोड़ी सी मिसमैच हो रही हैं। ठीक है, अभी जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी तो एक दो दिन में फिर आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि बोर्ड पर आपकी मतलब अब टोटल आपकी 4 क्लासेस स्टार्ट हो जाए, मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आपका मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने की मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाए। तो पॉलिटी का भी जो हम पीडीएफ वाले में पढ़ रहे हैं उसमें डिटेल में होता रहेगा, और जो वैसी क्लासेस है बोर्ड वाली उसमें आपका रिवीजन होता रहेगा। जिनको क्विक रिवीजन करना है उसमें आर्टिकल वगैरह, ऐसा नहीं है कि मैं बस क्विक रिवीजन ऐसे ही मतलब अच्छी तरीके से, बट हाँ ये है कि पीडीएफ वाली जो क्लासेस रहती है ना उनमें सारा कुछ डिटेल में रहता है, एक एक चीज़, एक एक वर्ड आपको, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको सब एक्सप्लेन करके चलती हूँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। चलिए अब हम आज की क्लास में ये जानेंगे कि जो फेडरल सिस्टम होता है, जो संघीय व्यवस्था होती है, वो क्या होती है। तो पहले हम संघीय व्यवस्था के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए, तो इसमें कहा गया है कि राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों में की प्रकृति के आधार पर सरकार को 2 भागों में एकल एवं संघीय में वर्गीकृत किया है। मतलब जो राजनीतिक शास्त्री हैं और जो उन्होंने क्या किया है, जो राष्ट्र सरकार है और जो क्षेत्रीय सरकार है, राष्ट्र सरकार इन द सेंस ऑफ हम कह सकते हैं जो केंद्र की सरकार है, एंड जो क्षेत्रीय सरकार है वो हम राज्य सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को 2 पार्ट्स में एकल और संघीय में वर्गीकृत किया है। ठीक है, किस किस तरीके से? अब जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसके अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। अब जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एकल और एकात्मक सरकार है तो वो कौन सी सरकार है? वो वह सरकार है जिसमें क्या होता है, जो समस्त शक्तियां हैं और जो साथ ही साथ जो कार्य केंद्र सरकार, कार्य जो भी केंद्र सरकार और जो क्षेत्रीय सरकार है उनमें क्या होते हैं, उनमें निहित होती हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई जो एकल या फिर एकात्मक सरकार के बारे में। अब दूसरी ओर हम संघीय सरकार के बारे में जानेंगे कि संघीय सरकार क्या होता है। अब संघीय सरकार क्या होती है? संघीय सरकार वह है जिसमें क्या है, जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। ओके, तो संघीय सरकार क्या होता है कि जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और क्षेत्रीय सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। दोनों क्या करते हैं? अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, मतलब जो जो उनका
अधिकार का क्षेत्र आता है जिस लेवल तक, जहाँ तक, तो वो उसका स्वतंत्रता पूर्वक मतलब कि फ्रीडमली उसका यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में सरकार एकात्मक स्वरूप है। अब जो एकात्मक स्वरूप है कौन से देशों में है? हमारा ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, स्पेन हो गया आदि में सरकार का क्या है? एकात्मक स्वरूप है। क्या है? सरकार का एकात्मक स्वरूप है। जबकि अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रूस हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। इनमें क्या है? संघीय मॉडल है इन कंट्रीज़ में। ठीक है, समझते चलिएगा। मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आगे इसमें क्या कहा गया है? जो संघीय मॉडल है, संघीय मॉडल में राष्ट्र सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। जो संघीय मॉडल होता है उसमें जो राष्ट्र सरकार होती है उसको क्या है? संघ सरकार, या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। और जो क्षेत्रीय सरकार है, क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। और जो क्षेत्र वाली सरकार है, जो क्षेत्रीय सरकार है, उसको राज्य सरकार कह सकते हैं या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। वैसे भी आपको सारी बातें पता है, बट मैं फिर भी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है? नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि अब जो हमारी जो संघीय है और एकात्मक सरकार है की जो विशेषताएं हैं उनको निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप से उल्लिखित किया गया है। अब जो हमारी संघीय सरकार है और जो एकात्मक सरकार है, मतलब हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं संघीय सरकार का ही, संघीय व्यवस्था का कह सकते हैं हम, फेडरल सिस्टम क्या होता है, लेकिन हमको क्या है फेडरल मतलब उससे पहले संघीय और एकात्मक, पहले इन दोनों में डिफरेंस समझना होगा कि क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद ही हमको संघीय व्यवस्था मतलब कि जो फेडरल सिस्टम है उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब धीरे धीरे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलता रहेगा आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या है कि जो संघीय और जो एकात्मक सरकार है उनकी जो विशेषताएं हैं उनको निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप से उल्लिखित किया गया है। किस तरीके से किया गया है, चलो ये देखते हैं। पहले आता है कि संघ शासन, शब्द को लेटिन शब्द फेडरस से लिया गया है। अब जो ये संघ शासन शब्द है वो क्या है? एक लेटिन शब्द है, जैसे लेटिन भाषा का शब्द है ये, जिसको फेडरस, कौन से वर्ड से? फेडरस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है, जिसका मतलब क्या है? संधि या फिर समझौता। संघीय सरकार मतलब जो संघ है उसका मतलब क्या है? या तो संधि या फिर समझौता, कॉम्प्रोमाइज या फिर क्या? संधि। इस तरह संघ सरकार एक नया राज्य मतलब राजनीतिक व्यवस्था से, अगर हम राजनीतिक व्यवस्था से करें तो जो संघ शासन है वो क्या है? एक नया राज्य है। हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो संघ शासन है, संघ का जो शासन है एक नया राज्य है, या मतलब राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से, जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। जिसको किस वजह से निर्मित किया गया है कि जो अलग अलग इकाइयां हैं उनके बीच में क्या है? अलग अलग, जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोगों की राय अलग अलग होती है ना? तो उनकी क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि कोई काम करना है, 4 लोगों की राय एक अलग अलग है, तो क्या मतलब है उसका? इस तरीके से कि जो विभिन्न इकाइयां हैं, अलग अलग इकाइयां तो हो गई 4 लोग, उनके बीच जो संधि या फिर समझौता के तहत उनको निर्माण किया गया, मतलब कि जिससे उन चारों की लड़ाई ना हो, एक समझौता क्रिएट कर दिया, मतलब एक तरीके से एक समझौता कर दिया कि भाई 4 लोगों को काम है कि आप इस काम को करोगे, 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 आपको इतनी पावर से, आपको इतनी पावर से, आपको इतनी पावर से, आपको इतनी पावर से, जिससे चारों की लड़ाई भी नहीं होगी। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है कि जो विभिन्न इकाइयां हैं, अलग अलग जो इकाइयां हैं उनके बीच जो संधि या समझौता के तहत इसको निर्मित किया गया, किसको? संघ शासन को। ठीक है, चलिए आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों, जैसे राज्य अमेरिका में है, या कैटोन जैसे कि स्विट्जरलैंड में, या प्रांत जैसे कि कनाडा में, या गणतंत्र जैसे कि रूस में पुकारा जाता है। अब क्या है, जो संघ इकाइयां हैं, संघ
कहीं भी संघ शब्द आ जाए तो आपको ये समझ जाना है कि जो संघ जो है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखो, जब मैं पढ़ाती हूँ या आप लोग पढ़ते हो तो कहीं कहीं हम स्टेट्स पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं हम प्रांत पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं हम संघ पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं हम गणतंत्र पढ़ लेते हैं। तो इन सब का मीनिंग एक ही है, इन सब का जो मीनिंग है वो एक ही है। जैसे संघों की तो विभिन्न नामों से, जैसे राज्य, राज्य कहाँ बोला जाता है? अमेरिका के अंदर राज्य बोला जाता है स्टेट। कैटोन कहाँ बोला जाता है? जो स्टेट्स होते हैं उनको कैटोन कहाँ बोला जाता है? स्विट्जरलैंड के अंदर उनको कैटोन बोला जाता है। या फिर प्रांत, जैसे कनाडा में प्रांत कहा जाता है, या गणतंत्र जैसे कि रूस में क्या पुकारा जाता है? गणतंत्र पुकारा जाता है। तो संघों का मतलब, संघ अलग अलग इकाइयां हो गई ना, तो उनको क्या है, उनको उनके बीच में संधि करवाना या समझौता करवाना इसके तहत इसको निर्मित किया गया, इसको निर्माण किया गया। आई होप आप, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग वो समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर अगर आप फिर से भी एक दोबारा 2-3 बार क्लास को करेंगे तो आपको ये मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको अच्छे से तरीके से समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ बहुत डीप है, आपको बहुत डीपली इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट आ जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है जो संघ शासन है। संघ शासन 2 रूपों में निर्मित होता है। अब जो संघ शासन है तो वो क्या होता है? वो 2 रूपों में निर्मित होता है। वे कौन से हैं? एकीकरण और विभेदीकरण। जो संघ शासन है वो 2 रूपों में निर्मित होता है। सबसे पहला कौन सा आता है? पहला रूप आता है एकीकरण और दूसरा आता है विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जो स्वतंत्र हैं मिलकर एक बड़ा व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। अब जो एकीकरण है, एकीकरण में क्या है? जो पहला मामला है, मतलब पहला मामला मतलब जो एकीकरण है, तो एकीकरण में क्या है? जो सैनिक है कमजोरी वाले, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, तो वो क्या है? जो स्वतंत्र है मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उदाहरण के लिए अमेरिका में, जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है ना, सैनिक वाले राज्य हैं तो उन्होंने क्या है, एक उसका निर्माण कर लिया, मतलब स्वतंत्र हो गए। तो उदाहरण, दूसरे मामले में, दूसरा मामला कौन सा है? एक विभेदीकरण। अब विभेदीकरण में क्या हुआ कि विभेदीकरण वाले मामले में बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है। अब उसमें क्या है भाई? एकीकरण में है कि छोटे छोटे हैं वो एक बन गए, और विभेदीकरण है कि वो बड़ा है, वो टूट के छोटे छोटे संघ में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। जहां राज्य को स्वायत्तता होती है, उदाहरण के लिए जैसे कनाडा के अंदर होता है। देखो, एकीकरण का मतलब है कि 4 लोग हैं मिलकर एक हो गए, तो वो तो क्या हो गया? वो तो एकीकरण हो गया। और विभेदीकरण है कि एक है, इतना बड़ा है, उसको डिवाइड करके हमने 4 लोगों में, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो तो हो गया विभेदीकरण। तो एकीकरण उदाहरण कैसा है? जो अमेरिका की सरकार है या अमेरिका में है, तो ये तो एकीकरण का उदाहरण है। और साथ ही साथ जो विभेदीकरण है उसका उदाहरण कहाँ है? वो कनाडा वाला है, ठीक है। मतलब क्या है? दूसरे मामले में जो बड़ा, जो एकीकृत राज्य है वो संघ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब संघों में बड़ा है वो संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे कनाडा हो गया। ओके, चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे इसमें बताया गया है कि अमेरिका क्या है? विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। तो अमेरिका जो है विश्व में सबसे पहला, फर्स्ट और प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। यह अमेरिकी क्रांति 1975 से 83 के बाद 1787 में बना। अब जो अमेरिका जो देश बना है, जो संघीय बना है, तो वो कब बना है? सबसे पुराना है, सबसे पहले जो ये व्यवस्था आई थी या ये चीज़ आई थी तो अमेरिका में ही आई थी। तो अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1775 से 1783 के बीच में हुई थी। तो उसके बाद 1787 में ये अमेरिका एक राज्य बन गया, मतलब देश है, इस तरीके से बन गया। तो इसमें क्या है? 50 राज्य हैं। अब प्रेजेंट में अमेरिका में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं? 50। मूलतः जब स्टार्टिंग में, इसमें जब शुरुआत में 13 राज्य थे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो समाहित थे, ठीक है, इसमें 50 राज्य समाहित हैं। और मूलतः कितने थे? स्टार्टिंग में 13 थे। तो धीरे धीरे करके उनको अब कितनी उनकी संख्या हो गई? ये 50 हो गई। ओके, चलिए,
अब आगे है कि जो संघीय शासन है, संघीय शासन में कनाडा में 10 प्रांत हैं अब प्रेजेंट में, और मूलतः या मूल रूप से 4 प्रांत है स्टार्टिंग में से निर्मित, भी काफी पुराना है, जो 1867 में निर्मित हुआ। जो कनाडा है वो 1867 में निर्मित हुआ था, और जो अमेरिका है वो 1787 में निर्मित हुआ था, मतलब जो अमेरिका की क्रांति हुई थी उसके बाद। ठीक है, अभी और भी रह रहा है, वो भी कराऊंगी, और फिर साथ ही साथ कल इसमें क्या कहूँगी, जो संघीय सरकार है और एकात्मक सरकार है, उनमें विभेद या उनमें क्या फर्क होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने क्लास इतनी ही रहने दी आज की। तो इसमें थोड़ा भी और भी रह रहा है पढ़ने के लिए, तो वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब जो हमारा संविधान है उसकी जो संघीय विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे द्वैध राज्य पद्धति है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन किस तरीके से है, या संविधान में सर्वोच्चता, या संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब ये सारी चीज़ें। फिर एकात्मक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम क्या करेंगे, डिटेल में सारा कुछ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको मतलब एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है उसके बारे में, तो आप पॉलिटी जो हमारा सब्जेक्ट है बिल्कुल बेसिक से आपका कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अब कल के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।